बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। सबसे पहले तो आज एक ख़ास दिन है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। वो है जी यौम शहदाए कश्मीर और यौम शहदाए बोस्निया। खिराज अक़ीदत पेश करेंगे हम इन दोनों जगहों के शहदा को, जो कि आज़ादी की एक जंग जो है वो लड़े हैं और उसके नतीजे में अपनी जानों की कुर्बानियाँ जो हैं वो दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कौम से खिताब किया है। अगर हम मुल्क की बात करें, मुल्क की सियासत की बात करें, तो यहाँ पर बड़ी अहम बातें जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कही गई हैं। यकीनन IMF का जो एक पैकेज हमें मिल गया है, उसके हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है। और इसके अलावा अगस्त में निगरान हुकूमत को मामला सौंप देंगे, ये बहुत बड़ी खबर वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से दी गई है। बहुत सारी चहमगोइयाँ जो हैं वो मेरा ख्याल है इसके बाद दम तोड़ जाएंगी, जो कि हो रही थी कि शायद जो है वक्त बढ़ जाए, कब असम्बली टूटेगी कब नहीं टूटेगी। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो ये कह दिया है कि अगस्त में निगरान हुकूमत को मामलात सौंप दिए जाएंगे। पाकिस्तान को IMF की पहली किस्त मिल गई है जी। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हो चुके हैं और इस तरह से कुल मिलाकर के स्टेट बैंक के अकाउंट में एक हफ्ते में 4.2 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जिसके असरात हमें नजर आना शुरू हो गए। हम देख रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जो है वो ज़रा थोड़ी नीचे आई है और मुल्क की करेंसी ने ऊंची उड़ान भरी है। तकरीबन 3 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ है जी। इस वक्त हम देख रहे हैं डॉलर। IMF कर्ज मुआहिदा, महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई भी आ गई है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है जो इससे जुड़ी हुई है। महंगाई तकरीबन 25.9% तक नीचे आने का इम्कान है। मेरा ख्याल है ये एक अवामी खबर है। अवाम को यकीनन इससे बहुत कंसर्न होगा कि अगर ये IMF प्रोग्राम मिल गया है तो उनके लिए क्या होगा, मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ फूट पड़ रही है। क्योंकि जब इलेक्शन करीब आने लगते हैं तो यकीनन अपने अपने मफादात को तरजीह दी जाती है। इत्तेहादी जमातों के इख्तलाफात हम देख रहे हैं कि खुलकर सामने आ गए हैं। सरदार अयाज सादक ने एक बड़ी खबर दी हुई, कहते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी की कोई भी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ऑन चौधरी नुमान लंगड़ियाल मुस्ताफ़ी हो गए हैं। यकीनन उनकी पार्टी की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमतों का वफाक, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के बाद अब हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से भी जो है वो सफाया हो गया। हाजी गुलबर खान, जिनका ताल्लुक PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से है, वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, मेरे ख्याल में पहले यौम शहदाए कश्मीर और यौम शहदाए बोस्निया के ऊपर हम बात करते हैं। यकीनन खराज अक़ीदत जो है वो पेश करना है आज। जी मेरे ख्याल से कश्मीरीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं वो इस दिन को मनाते हैं। इस दिन की सिग्निफिकेंस ये है कि जुलाई 1931 में कश्मीर के अंदर डोगरा राज के तहत अजान देने के लिए का आगाज़ हुआ। तो पहले अल्लाह अकबर जिसने कहा उसके ऊपर गोली चली। उसके बाद 13 लोगों ने वो अजान मुकम्मल की और हर एक को जिसको भी वो उसने दूसरा जुमला कहा उसको उन्होंने गोली मार दी। और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करके कोई मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो 22 लोग जो हैं वो शहीद हुए थे। इस दिन को वो मनाते हैं। कश्मीर में इस दिन को छुट्टी हुआ करती थी। अच्छा। तो वो भी जो मोदी साहब की हुकूमत है, इन्होंने 2019 में इस सरकारी तातील को कश्मीर में ख़त्म करके अपनी जो हिंदुत्व पॉलिसी है उसका एक और सबूत फराहम कर दिया था। इसी तरह से बोस्निया के मुसलमान जो हैं वो भी हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, जिन्होंने शहादतें की। सर्बिया के जालिम हुक्मरानों ने उनकी ज़िंदगी अजाब कर रखी थी। अंधाधुंध बेदर्दाना कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स किए, लोग बच्चियों की इज़्ज़तें ने पामाल की। तो उस दिन को भी हमें याद रखना चाहिए। मुसलमानों के साथ जुल्म कहीं भी हो, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो फ़लस्तीन है, मेरे ख्याल से हमारे सीनों में ये इतने जज्बात ज़रूर मौजूद हैं कि हम उन दिनों को न भूल सकते हैं, न भुला सकते हैं। मेरे ख्याल से तारीख़ भी फरामोश नहीं कर सकती। Having said that, coming back to your main subject, बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम से खिताब किया और मेरे ख्याल में ये खिताब इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त जो है इंतखाबात बिल्कुल जो है वो सर के ऊपर हैं और IMF के जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, मिल गई हमें पहली किस्त। तो इन्हीं दोनों चीज़ों के हवाले से बुखारी साहब, जी पहली बात तो ये है कि टुडे जो तकरीर जिन्होंने भी सुनी है वो देखेंगे कि मेरी ऑब्जर्वेशन है ये कि ही वॉज स्पीकिंग फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। यानी आज उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस मौजूद था, विद अ सेंस ऑफ अचीवमेंट आई गेस। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अगर ये कहा जाए तो ये बेजाना होगा कि बहुत कोशिश की उन्होंने खुद भी इस हवाले से, और जिन्होंने और कोशिश की उनकी खिदमात को और उनके कंट्रीब्यूशन को सराहा है उन्होंने। आज अपनी तकरीर में आपने नोट किया होगा
उन्होंने ख़ास तौर से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने इसहाक डार साहब की तारीफ़ की। एक थोड़ी सी वो ज़्यादती कर गए, अगर थोड़ा सी तारीफ़ मुफ्ता इस्माइल की भी कर देते, जिन्होंने बहुत कड़े वक्त के अंदर बैठ के मुल्क की मईशत के हवाले से अहम फैसले किए अब थे। रास्ते जुदा हो गए तो वो और बात है। लेकिन कोई दो राय इसके बारे में नहीं है कि इसहाक डार साहब जिनको लाया ही इस मकसद के लिए गया था, उन्होंने वो मकसद पूरा करके दिखा दिया है। उनकी दिन रात की मेहनत जो है उसको भी कंट्रीब्यूट किया, उसको भी यानी कॉम्प्लीमेंट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज 2-3-4 बातें जो और की हैं मेरे ख्याल से वो गौर तलब है। वो ये कह रहे हैं कि इसको मैं बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं समझता हूँ कि हमें कर्जा मिल गया है। वो कहते हैं कि अब जो है वो हमें कर्जे के बगैर जीने का रंग सीखना होगा। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी गैरतमंदाना, एक बड़ी कौमी सोच का मज़हर है उनकी ये बात। वो ये कह रहे हैं कि जो कौमें सिर्फ कर्ज़ों की मोहताज होकर रह जाती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए कि ये जो कर्जे होते हैं इसमें स्ट्रिंग्स ज़रूर होती हैं, और वो स्ट्रिंग्स इस IMF के कर्जे में भी मौजूद हैं, इसलिए कि हमें बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं जो शायद हम आम हालात में नहीं करते। जिस तरीके से टैक्सेशन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिस तरीके से हमें बिजली की कीमत बढ़ाने का कहा जा रहा है, तो इस हद तक उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से कौम को ये बात सिर्फ सुननी नहीं बल्कि इसको समझना चाहिए और इसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये कोई ज़िंदगी नहीं है कि हम कर्जे लेते रहें और कर्जे उतारते रहें, कर्जे लेते रहें और कर्जे उतारते रहें। इसके अंदर हमारी सारी ज़िंदगी जो चली जाए। अच्छा बुखारी साहब, ये जो बार बार वज़ीर आज़म ने बात की ना कि हम मकरूज़ रहना छोड़ दें, मोहताजी की ज़ंजीरें तोड़ दें, अब कर्ज़ की ज़िंदगी नामंजूर है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी जो है वो क्योंकि वो एक प्रोसेस के अंदर थे, वो जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, वो इस तरह की बातें भी करते रहे कि लोगों के मुँह पर साफ लिखा होता है कि देखें जी मांगने आ गए हैं। आज भी वज़ीर आज़म ने हकीकत वाज़े की है कि फ़ंड्स के हसूल के लिए मिन्नतें तक करना पड़ी, तो यकीनन वो जिस चीज़ से गुजरे हैं मेरे ख्याल में वो इस चीज़ को जो है वो अक्कासी कर रही है। अब ये जो बयानात हाँ, मेरे ख्याल से he was not only playing with the words, he means it। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली गुजरे हैं उससे। he meant it। और मेरे ख्याल से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी इस स्पिरिट को कि कर्जे लेना कोई बहुत बड़ी कौमी खिदमत भी नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा कौमी एजाज़ है। कर्जों के बगैर जीना वो बहरहाल एक काबिल इज़्ज़त बात है, उसकी तरफ चल। लेकिन हैविंग सेड दैट, चूँकि हमारी इकॉनमी की सूरत हाल जो है बहुत ख़राब थी, उन्होंने हवाला दिया कि पिछली हुकूमत किस तरीके से बारूदी सुरंगें लगा के गई थी। जिस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाना ज़रूरी था उस वक्त पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई, वगैरह वगैरह। उसकी तफसील में जाना बेकार है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त हमारी इकॉनमी के बेहतर होने की जो निशानियां हैं वो एक तो ये कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो फिच है, चाहे वो ब्लूमबर्ग है, चाहे वो मूडी है, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल को, इसके प्रोसेस को और आज की जो सूरत हाल है उसको सराहा है। और ये बात उनकी ठीक है, क्योंकि इनके बिहाफ पे आप अल्लाह वास्ते में बयान नहीं दिलवा सकते। ये जब कहती हैं तो दे मेंट एवरी बिट ऑफ इट। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन जो है वो दो जगह होती हैं। एक ये कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज कैसे कर रही है परफॉर्म, और दूसरा डॉलर की कीमत कहाँ है। डॉलर की कीमत भी नीचे आई है, कोई दो शुबह उसमें नहीं है, आज भी 2 रुपये कुछ पैसे कम हुई है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पिछले बहुत सारे महीनों, बल्कि मोर देन अराउंड 2 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है। 45,700 समथिंग इज ए फिगर विच इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, ये बुखारी साहब मजमूई तौर पर स्टेट बैंक के अकाउंट में एक हफ्ते में $4.2 बिलियन का इजाफा, क्या मतलब है इसका? मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, जो मुल्क होते हैं उनकी इकोनॉमी जो है उसको गेज करने का एक तरीका ये होता है कि उनके फॉरेन रिजर्व्स का स्टेटस क्या है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स की हालत बहुत पतली थी। एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास 2 बिलियन डॉलर रह गए थे सिर्फ। तब भी हमारी मदद को चीन आया था, सऊदी अरब आया था, UAE आया था, और आज भी हमारी जो मईशत की डूबती हुई कश्ती है उसको न सिर्फ ये कि सहारा दिया है उन्होंने, बल्कि एक ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि अब हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 8.2 समथिंग होने जा रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, इसलिए कि चाइना ने अपने सारे जो कर्जे हैं उनको रोल ओवर कर दिया फॉर 2 more years। सऊदी अरब ने $2 बिलियन दे दिया है, UAE ने $1 बिलियन दे दिया है, और वो मुआहिदा जिसके बारे में मैं अभी तरह तस्करा करूँगा उसका, जिसके बारे में PTI के जो लोग थे उन्होंने क्या क्या कहा था, वो उसकी भी किस्त एक 1.9 के 1.8 बिलियन की स्टेट बैंक में आ चुकी है। दैट मीन्स दैट लोन इज नाउ थ्रू, देयर इज नो स्टॉपिंग इट।
तो ये क्लेम जो है कि 8 पॉइंट कुछ हमारे बिलियन रिजर्व्स हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और आप एक और बात देखें, जो ही ये मुआहदा हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने भी रिलीज कर दी हैं वो जो पॉपुलेशन प्लान। और ये आपने कहा था कि इस मुआहदे के बाद इसके असरात भी नजर आना एक हमारे पास लाइसेंस हो जाएगा कि वी आर सेफ, यू कैन ट्रस्ट अस। एक बात ये। अब आज जरा थोड़ा सा पीटीआई के लोगों का जिक्र करना जरूरी है। एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, हम श्रीलंका बन गए हैं और हम बर्बाद हो गए हैं। फिर उसके बाद शुरू हो जाए आप असद उमर साहब से लेके शाह महमूद कुरैशी से लेके शेख रशीद साहब को तो खैर अब तज़किरा इसलिए भी बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। वो जो हर दूसरे दिन खान साहब के बिहाफ पे बयान दिया करते थे वो अब नज़र भी नहीं आते हैं कहीं। तो इन सब ने ये कहा था 3 चीज़ें। इन्होंने कहा सऊदी अरब UAE ने कोई पैसा देने से इनकार कर दिया। रिकॉर्ड के बयान बता रहा हूँ आपको। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जी IMF से लोन, IMF इनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा। और ये कि ये मुआहदा नहीं होगा। नहीं तो वो ये उनकी हद तक ठीक नहीं थे, IMF उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, लोन उनको ये ममालिक देने के लिए, मगर उन्होंने अपना वो हार जो है वो इस हुकूमत के गले डालने की कोशिश की। और एक और बात जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी आज की जो तकरीर थी उनसे कौन से खिताब था बेसिकली वो उन्होंने इकॉनमी के एतबार से ये कहा है कि हम अब आने वाले दिनों में हम चूँकि हुकूमत हैंड ओवर करने वाले हैं जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम पाकिस्तान को जहाँ छोड़ के जा रहे हैं वो वहाँ ना डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, ना वहाँ इकॉनमी डूबने जा रही है, बल्कि अगर आने वाली निगरान हुकूमत भी अपने दौरे इक़्तिदार में, यानी जो उनका टेन्योर होगा 90 डेज़ हो या 60 डेज़ हो, उसमें सही सिमत में इसको आगे बढ़ाती रही तो इकनॉमिकली सूरत हाल हमारी बहुत बेहतर होने जा रही है। सही। अच्छा बुखारी साहब, यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या समझते हैं आप कि दे हैव मेड देयर मार्क, क्योंकि अब ये हुकूमत छोड़ के जाने वाले, अगस्त में कह दिया, अगला महीना ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से लगता है दे हैव मेड देयर मार्क, 15 महीने में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, ये दावा है वज़ीर-ए-आज़म साहब का। आपको लगता है इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब आवाम से वोट मांग सके कम अज़ कम? मैं अर्ज़ करूँ आपसे, जो बात आपने कही कि उन्होंने कहा कि हमने 15 महीने में 4 साल का गन साफ किया है। उन्होंने कहा कि करप्शन, नालायकी और साजिशों का जाल बिछाने का प्रोसेस जो है उस पर भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया है, अब उसकी भी गुंजाइश नहीं रहेगी। और एक और अहम बात जो उन्होंने की वो ये थी कि हमने रियासत को बचाया है अपनी सियासत कुर्बान करके। आप और मैं यहाँ बैठ के सुबह से शाम तक पीटीआई के लोगों की ये बातें कि ये जलील होंगे, ये खार होंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, ये सियासी तौर पर तबाह हो जाएंगे, वो सारा कुछ लोगों को सुनाते रहते थे। और फिर हमने ये भी सुना यहाँ, बल्कि मैं अगर आप इजाज़त दें, मैंने और आपने मिलकर कहा भी था कि भाई ये हुकूमत आपने किस लिए ली थी, जब आपको पता था कि आप मैनेज नहीं कर सकते तो आपका तो वोट बैंक बर्बाद हो जाएगा अगर आपकी कीमतें। ये बहुत बड़ी बात थी। और ये गुफ्तगू हमने तो की ही की एज एनालिस्ट, लेकिन पीटीआई की तरफ से तो ये बाकायदा एक भरपूर किस्म की कैंपेन थी। सही। तो इस हद तक मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ने जो अहद किया था, जो जिम्मेदारी उठाई थी, उसको उन्होंने निभा दिया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि वो एक लंच जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया था और वहाँ पर उनसे सहाफ़ियों ने इस तरह के सवालात किए थे, बल्कि मैंने भी एक सवाल शायद किया और मैंने उनसे कहा था कि जब आप लोग ये कहते हैं कि मईशत की हालत बहुत ख़राब है, तो क्या आपका कोई इरादा नहीं है अगले इलेक्शन लड़ने का? अगर आप इस हालत में हुकूमत की बागदौड़ संभालेंगे तो आप किस तरह से जवाब देंगे, किस तरह से वोट लेंगे? तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने जो अहद किया था वो निभाया है और निभा कर दिखाया है कम से कम। और एक और बात जो आयशा ज़रूर कहनी चाहिए वो ये है कि उन्हें भी अब पता समझ आ गई है कि हमारी जो हमेशा से एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, हुकूमत अगर उसके ऊपर फोकस करेगी तो एक वो वाहद सेक्टर ऐसा है जहां से आप अपनी मईशत को इतनी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार कर सकते हैं कि आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने पहचाना है। हाँ, मेरे ख्याल से तो शुरू से वही थी, दोबारा से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ब्रेक ले लूं बुखारी साहब? मेरे ख्याल से ले ब्रेक, फिर बात जो है वो लंबी हो जाएगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ी अहम सियासी गुफ्तगू भी वज़ीर-ए-आज़म ने की है, उस पर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब और बड़ी अहम खबर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दी है वो ये कि अगस्त में निगरान हुकूमत को मामला जो है वो सौंप देंगे। बुखारी साहब ये तो उन्होंने बता दिया है कि सौंप देंगे, लेकिन तारीख उन्होंने नहीं बताई, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि टाइम पूरा होगा या टाइम पूरा होने से 1-2 दिन पहले जो है वो सौंपी जाएगी। तो क्या नज़र क्या आ रहा है आपको होता?
देखिए पूरे की पूरी सूरत हाल जो है ना सियासी एतबार से वो गड़बड़ हुई हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हुई है, उसकी बात करते हैं हम तफसील के साथ। देखिए 2018 में जब इलेक्शन हुए थे सूरत हाल तब भी ठीक नहीं थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी, इसलिए कि एक नई पार्टी जो है, नई पार्टी तो नहीं थी, पार्टी तो पुरानी थी, लेकिन एक नए तरीके से रीसेलेक्ट होके इलेक्शन के नतीजे में वो जीत भी गई। मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई की। इसी तरह से अब की सूरत हाल में भी एक नई हकीकत सामने है और वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। एक तो ये कि जितने भी पीटीआई के इलेक्टेबल्स थे वो अब सारे इन परों के नीचे आके बैठ गए हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कब होने हैं इसके बारे में इबहाम अभी चल रहा है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक दिन की ताखीर ना हो। अच्छा। हुकूमत चाहती है कि थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि 1 साल के लिए इलेक्शन आप मुलतवी कर दें, ताकि जो बाकी के मामला रहते हैं वो भी साफ हो जाएं। अब ये सारा सिनारियो आप देखें, इत्तेहादी जमातों में इत्तेहाद नहीं रहा। मैं यही अब आ जाए, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ। अब पीडीएम, पीडीएम सियासी इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। लेकिन सियासी इत्तेहाद के तौर पर भी उसके अंदर थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि वॉइस ऑफ डिसेंट मौजूद है। मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब को दुबई की मीटिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, छोटे मोटे नहीं है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो असल बात है जो मेरी समझ से बालातर है वो ये है कि दुबई में क्या हुआ, क्या फैसले हुए, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या अंडरटेकिंग हुई, उसका किसी को अब तक पता नहीं है। यानी अगर कुछ हुआ है तो वो इतना दबा के रखा हुआ है, दे हैव केप्ट ऑल द कार्ड्स विद देयर चेस्ट, कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ है। उस पे तो वजाहतें देना पड़ेगी। मगर जो इंटरप्रेट किया जा रहा है वो ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी ने प्रवेल किया है कि जनाब इलेक्शन में आप मजीद ताखीर नहीं करेंगे। ठीक है। अग्री किया नून लीग ने? कोई चॉइस नहीं थी। अच्छा। दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी ने तकाजा किया कि हमें आप स्पेस दें सिंध में, हाँ सॉरी पंजाब में। हत्ता के जरदारी साहब ने उससे पहले 5 नाम भी ले दिए थे कि इन नामों के अगेंस्ट आप अपना बंदा खड़ा नहीं करेंगे। क्या पीएमएलएन ये तस्लीम करने जा रही है? अगर वो तस्लीम कर रही है तो वो इसके जवाब में मांग क्या रही है पीपल्स पार्टी से? देखें ये तो गिव एंड टेक होती है ना इलेक्शन में, तो देयर इज नो चैरिटी और नो फ्री लंच। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बड़े कमाल तरीके से अब तक पब्लिक नॉलेज से छुपा के रखी हुई अच्छा। है। दूसरी तरफ नाम लिए बगैर लोग ये कहते हैं कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आप ये चीज़ पहले मुकम्मल करें। अच्छा। उस ये चीज़ में फेट जो है वो पीटीआई के चीफ जो है उनकी फेट का डिसाइड होना है। सही है। क्या वो नाअहल होंगे? क्या वो गिरफ्तार हो के उनको किसी मुकदमे में सज़ा होगी? अच्छा। ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। और इनका जवाब जो है वो उन्हीं कुव्वतों को, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ अक्लमंदी से, अच्छा। उनको जवाब चाहिए। अब उसको इंटरप्रेट कैसे करें आप? वो ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ हर चीज की माफी है, उसकी माफी नहीं है। आपने देखा कैसे कैसे खौफनाक बयान हमने सुने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज कोटेड हैविंग सेड कि मेरा अपना बेटा या बेटी भी अगर ये सब कुछ करते मैं उनको माफ नहीं करता। वैसे पसे पर्दा चल क्या रहा है? मतलब अगर ये गिरफ्तारी होनी है, जिसके हवाले से जो चेयरमैन पीटीआई भी बारहा ये कह चुके हैं, बल्कि एक पिछले इंटरव्यू में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस हफ्ते मेरे मुताबिक हो जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं अगले हफ्ते। मैं उसी ये तो बहुत सही रेफरेंस आपने दिया। उनका वो सो कॉल्ड खिताब जो होता है उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि ये पीर को मुझे पकड़ लेंगे, और अगर इस पीर को नहीं पकड़ा है तो इस हफ्ते में मुझे पकड़ लेना। पता उनको भी है कि मेरी गिरफ्तारी होनी है। अदालतों का रवैया जो है वो सरप्राइजिंगली थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। वो जिन्हें हमने सहूलतकार कहा, वो जिन्हें हमने उनके फैसिलिटेटर्स कहा, हमने उनके प्रोटेक्टर्स कहा, पता नहीं क्या क्या नाम हमने अदालतों को दिए। मतलब है, मैं समझता हूँ कि मीडिया के अंदर अदालतों के किरदार के हवाले से जितनी नेगेटिव गुफ्तगू इन दिनों में हुई है माजी में कभी नहीं हुई। अब हम देख रहे हैं कि अब वो जो एक सिलसिला जारी था, जिस तरह वो जुमा बाजार लगा हुआ था जमानतों का, वो भी नहीं है। ज़मानतें कैंसिल भी हो रही हैं, ज़मानतें रिफ्यूज़ भी हो रही हैं। अदालतों में तलबी का तकाजा बढ़ता जा रहा है और पेश होना पड़ेगा। ये भी आज एक अदालत ने कह दिया कि उनको पेश होना पड़ेगा।
अगर ये सूरत हाल तय करनी है तो फैसले बहुत जल्दी जल्दी करने होंगे, क्योंकि अगस्त में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद ओनली फ्यू वीक्स। अब क्या अदालतें कॉपरेट करेंगी इस हवाले से कि जो ही ये पेश होंगे फर्द जुर्म आयद होगी और साथ ही सजा हो जाएगी? उस प्रोसेस को भी तेज़ करना पड़ेगा अगर ये ऑब्जेक्टिव आपने अचीव करना है तो। लिहाजा अब आ जाए जनाब, इसमें फर्दर कन्फ्यूजन कहाँ है। अयाज सादक साहब ने आज ये कहा है कि जनाब हमें तो अभी यानी इंतखाबी इस्लाहात करनी है। वो जो एक मामला चल रहा है, आपको पता है ना, वो कमेटी के अंदर जो जिस इजलास का बाइकआउट किया है, हालांकि वहाँ पर अली जफर साहब जो हैं वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेनेटर अली जफर जो लॉ मिनिस्टर थे उनके दौर में, उन्होंने इजलास का कर दिया बाइकआउट, बट दैट डजंट मीन कि वो रुकेंगे। अच्छा, बाकी के अरकान तो कोई अच्छा, उन्होंने एक और खबर भी दी, उन्होंने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। देखिए मैंने और आप ये इस प्रोग्राम में बहुत दिन पहले कह चुके हैं, तो ये अच्छी खबर है कि तमाम सियासी क़यादत इस बात पे मुत्तफ़िक़ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग है, कि किसी पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड एंड दिस वाज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट डिसीजन। ठीक हो गया। लेकिन पार्टी की लीडरशिप ने जो जो कारनामे सरंजाम दिए हुए उसका हिसाब तो बहरहाल देना पड़ेगा। तो खुद पीटीआई के चीफ साहब का कहना यह है कि मेरे ऊपर 188 मुकदमात हो चुके हैं, उनमें से 10 मुकदमात जो हैं वो हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, डेंजरस। उसके बाद एक खतरा और मंडला रहा है कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा। सही है, ये बहुत यानी अहम सवाल है, क्योंकि अगर ये मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर तो खैर की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि एक नवासी हैं एक 4 स्टार जनरल की, उनके बारे में मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर ये कैंपेन चलाई गई कि जी ये देख लीजिएगा, इसका कुछ नहीं होना, इसको किसी ने नहीं पहुँचना। उसकी अभी तक ज़मानत नहीं हुई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक बहुत अहम शख्स की यम है, एक बहुत अहम जनरल की नवासी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो मिलिट्री ट्रायल होगा उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश या कोई रियायत जो है वो किसी को मिलेगी। जो डेंजरस बात है वो ये है कि जितने भी 102 लोग जो ट्रायल हो रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, उन सब ने और बहुत से दीगर लोगों ने मुश्तरका तौर पे पीटीआई के चीफ को ज़िम्मेदार करार दिया है 9 मई के तमाम तर वाक़यात का। और ऐसी एविडेंस जो है वो चाहे फोरेंसिक एविडेंस है, चाहे वो यानी आप कह लें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसके एतबार से 9 मई का मेन जो कहना चाहिए आपको ज़िम्मेदार है वो पीटीआई के चीफ को ठहराया जा रहा है। और अगर ये प्रोसीडिंग भी इसी एतबार से चलती हैं तो फिर सज़ा से बचना मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बहुत दुश्वार होगा। दूसरी बात यह है कि अब चूँकि आवाज़ें भी ऐसे ऐसे जगहों से आने लगी हैं कि उनकी सबसे बड़ी हमायत जो है वो इजराइल के नुमाइंदे ने की, आपने और मैंने जिक्र भी किया था इसका। अब उसकी भी वजूहात हैं। देखिए, एक तो ये कि हज़रत साहब जो हैं दामाद रहे हैं एक ऐसी यहूदी फैमिली के जो कि बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती है, और यानी गोल्ड स्मिथ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप भी समझ रही हैं। फिर ये कि उनके बच्चे जो हैं वो भी अभी तक उनकी साबका बेगम के पास पल रहे हैं। और बच्चों की तादाद के हवाले से तो मैं जान के इस वक्त कोई जिक्र नहीं करना चाहता। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हमेशा से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ये कहते रहे हैं कि यहूदियों का एजेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हुई हैं। तो ये बात हम इंतहाई ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं कि सियासी एतबार से ऑल इज़ स्टिल नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, इन कन्फ्यूजन्स को कैसे समेटा जाएगा, कैसे तय किया जाएगा। डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मिसाल के तौर पे 2 अफराद जो हैं ओन चौधरी साहब और नोमान लंगड़ियाल साहब, ये एडवाइज़र्स थे या स्पेशल असिस्टेंट थे, उनको उनकी पार्टी ने कहा था कि आप ये ओहदे छोड़ दें, उन्होंने ओहदे छोड़ दिए हैं। और मेरे ख्याल में ज़रूरी था अब आगे इलेक्शन के लिए, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो फिर आपको और एक दूसरे के मद्दे मुकाबले अगर लड़ना है, ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं अलीम खान साहब। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखना ये है कि इस पूरी सूरत हाल में आईपीपी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो कैसे परफॉर्म करती है, इसका सारा दारोमदार जो है वो इसकी लीडरशिप के ऊपर है। अलीम खान साहब हैं और दूसरे जहांगीर तरीन साहब हैं। क्या वो स्पेस ले सकेंगे? दूसरी पार्टियां जो हैं ख़ास तौर से मुस्लिम लीग नवाज़ है जो पंजाब में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सिंध में डोमिनेंट है। एक और जो डेवलपमेंट जिसकी तरफ मुझे इशारा करना है वो ये है
कि जो परवेज़ खटक साहब की जो रुखसत हुई है पीटीआई से, और मुझे ये खबरें मिल रही हैं कि ही इज़ जस्ट लाइकली टू ज्वाइन आईपीपी एनी टाइम। अच्छा, अगर ये होता है, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आयशा, केपीके में आईपीपी की हुकूमत है। आईपीपी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा। मुझे ये तो नहीं पता कि वो हुकूमत बना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ नारे एएनपी भी मार रही है, वहाँ नारे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी मार रही है। लेकिन परवेज़ खटक का पीटीआई से अलग होना और आईपीपी में आना, इसके बाद पीटीआई की तो खैर वैसे भी नहीं है वहाँ, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा एक फैक्टर बनेगी आईपीपी केपीके के सूबे का। सही, ये भी सब कुछ साथ साथ ये मेरे ख्याल में ओवरऑल एक सिनेरियो जो है वो पॉलिटिकल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। छोटे से यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक टू ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमतों का वफाक से तो खात्मा हुआ ही, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान से भी हम देख रहे हैं कि खात्मा हो चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मुंतखब हो गए हैं। 19 अरकान ने वोट दिए हैं जी बुखारी साहब उनको। देखिए, वो एक चीज़ जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ प्रोग्राम में, वो है मुकाफ़ात अमल। अच्छा, और इससे मेरी मुराद ये होती है कि जो कुछ आपने किया होता है वो कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर आता है। 2018 में वापस चलते हैं, जिस तरीके से इन तमाम जगहों के ऊपर जिनका आपने तज़किरा फरमाया, चाहे वो वफाक है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, चाहे वो केपीके थी, चाहे वो अब गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ ये हुकूमतें बनी कैसे थी, कभी आप इसके ऊपर अगर गौर कर लें तो वो गई भी उसी तरह ही है। उस वक्त भी किसी ने बनवाई थी ये, और अब भी किसी ने तोड़वाई हैं ये। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि कभी भी पीटीआई का अपना वोट बैंक नहीं था। पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन वोट बैंक। प्लीज़ इसको क्लैरिफिकेशन हम पहले भी अपने मतलब नाज़रीन को दे चुके हैं, फिर मैं दोबारा कहता हूँ ये कि जो पर्सनैलिटी कल्ट का क्राउड होता है, एक तो ये कि ये बहुत टेम्परेरी होता है, लास्टिंग नहीं होता, देरपा नहीं होता। दूसरी बात ये कि ये सारे का सारा क्राउड वोट नहीं होता, और ये मेरी बात जो है वो साबित हो चुकी है। क्योंकि अगर वोट बैंक होता तो फिर किसी को हटाना, किसी हुकूमत को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, जिस किस्म का तोड़फोड़ हमने देखा कि खुद किया, सबसे पहले तो खुदकुशी की बुनियाद खान साहब ने खुद रखी। उन्होंने 155 MNAs थे उनके साथ, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने असम्बली छोड़ी और अपने आप को नॉन एंटिटी मरकज़ की लेवल तक बना दिया। उसके बाद उन्होंने पंजाब की असम्बली तोड़ी, वो शाख जिसके ऊपर वो बैठे तना था, वो तनावर दरख्त था, उसको काटा। फिर उन्होंने केपीके की असम्बली को तोड़ा, उसको काटा। मतलब है कि जो शख्स इस किस्म की सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा हो, वो किसी भी उसका मंतकी अंजाम यही है कि वो एक नाकाम शख्स के तौर पे मिलाकर बैठ जाएगा। आज क्या है, 5 जगह हुकूमत थी उनकी, और अब क्या है, कहीं भी हुकूमत उनकी नहीं है। क्या उनकी पार्टी बची? उनकी पार्टी भी नहीं बची। पार्टी में जिस तरह की दरारें आई हैं, दरारें तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, जिस तरह की तबाही आई है वो आपके सामने है। जितने उनकी पार्टी के स्टॉलवर्ट्स थे वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ वो वादा माफ गवाह हैं। एक से ज़्यादा हवाले से मैं ये कह सकता हूँ आपको। लिहाजा यही कुछ होना मेरे ख्याल था। में ये वो जगह थी जहाँ से वो नहीं चाहते थे कि इनकी हुकूमत का खात्मा हो। करेक्ट। मैं अर्ज करूँ आपसे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी वो नहीं चाहते थे कि जाए, लेकिन वो भी आपके सामने है क्या हुआ वहाँ पर। और फिर ये गिलगित बल्तिस्तान विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया, आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की पुलिस जो है वो ज़मान पाक में थी, जिसने पंजाब जैसे सूबे की पुलिस के ऊपर बंदूकें तान ली थी। याद है ना आपको? वो तो खैर भला हो सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने पहले आईजी को बदला, फिर उसके बाद यहाँ से जो उनके ट्रूप्स यहाँ ज़मान पाक में पनाह गज़ीं थे उनको यहाँ से वापस बुलाया। तो ये सब कुछ जो है ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और उसका अब मंतकी नतीजा ये है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन अब पाकिस्तान की किसी असम्बली में नहीं है, चाहे वो सूबाई है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है। तो मतलब है एक पार्टी के तौर पे अगर आप इस सारी डिस्ट्रक्शन को एक जगह इकट्ठा करके देखें तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई खौफनाक तबाही से दो चार है, और उसकी जिम्मेदारी आप किसी और शख्स पर नहीं डाल सकते सिवाय इस पार्टी के चीफ पर। उनके गलत फैसले, उनका तकब्बर, उनकी
एरोगेंस जो है वो इसकी जिम्मेदार है। और आज हम देखते हैं कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर है, ना उसके अंदर पार्टी की वो स्ट्रेंथ रही है, ना उनकी किसी जगह पर हुकूमत रही है। अब आने वाले इलेक्शन में वो क्या करेंगे मुझे तो समझ में नहीं आती। मुझे लगता ही है कि खान साहब एक दिन इंतहाई टिपिकल और ट्रेडिशनल अंदाज में कहेंगे कि हम इलेक्शन का ही बायकॉट कर रहे हैं, इसलिए कि अगर लड़ेंगे तो परफॉर्म क्या करेंगे। ये है वो सवालिया निशान जो आज उनकी पार्टी के ऊपर मौजूद है। बहरहाल जैसा मैंने कहा कि 2018 की तरह नए फैक्टर्स मौजूद हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी जगह बनाने के लिए। तो अब जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 14 अगस्त को हम हुकूमत छोड़ देंगे, तो उसके बाद अगर आप 90 दिन गिन लें तब नवंबर में इंतखाबात हो रहे हैं, अगर 60 दिन गिन लें तो अक्टूबर में इंतखाबात हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हुकूमत के पास या द पावर दैट बी उनके पास इंतखाबात को इससे आगे ले जाने की कोई गुंजाइश मौजूद है। और वो जो बात हो रही थी कि शायद ये 6 महीने तक चली जाए निगरान हुकूमत जो है, वो मेरा नहीं ख्याल नहीं लगता आपको? सही नहीं ख्याल कैसा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब तज्जिए के लिए। शो फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।